हेलो स्टूडेंट्स, तो हम ज्ञान सागर का 14वां पार्ट एस रामानुजन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि रामानुजन जो थे वो गणित में कितने अच्छे थे और किस तरह से वो सवाल फटाफट हल कर लेते थे, है ना। और उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म तमिलनाडु के ईरोड नामक स्थान पर हुआ। कब हुआ? 22 दिसंबर 1887, 22 दिसंबर 1887 को हुआ। पिता क्या काम करते थे? कपड़े की एक दुकान में मुनीम थे। और बचपन से ही यह स्पष्ट था कि रामानुजन क्या है, एक अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, बड़े टैलेंटेड हैं। देखिए, वो गणित में इतने होशियार थे कि उनसे बड़े छात्र, है ना, उनसे बड़े जो वरिष्ठ छात्र थे वो उनके घर पर, उनके छोटे से मकान में आते थे उनसे गणित के प्रश्न हल करवाने। ठीक है। और 13 वर्ष की आयु में रामानुजन ने जब कॉलेज की लाइब्रेरी से वो ट्रिग्नोमेट्री की एक पुस्तक लेकर आए थे, किताब लेकर आए, तो उन्होंने न सिर्फ उस कठिन पुस्तक, वो मुश्किल थी पुस्तक, उसको पढ़ा भी और समझा, बल्कि शोध कार्य भी आरंभ कर दिया, यानी खोज। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो उन्होंने जब खोज कार्य शुरू कर दिया, किस पे? उस ट्रिग्नोमेट्री वाली पुस्तक पे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन कई प्रेम्य, यानी थ्योरम को बोलते हैं, और फॉर्मूलों का पता लगाया जो जो पुस्तक में दिए ही नहीं गए थे, उस पुस्तक में नहीं थे। उन फॉर्मूलों का भी उन्होंने और थ्योरम का भी पता लगाया। यद्यपि उनकी खोज पहले के प्रसिद्ध गणितज्ञों ने की थी। पहले के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ठीक है, उन्होंने वो खोज की थी। ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये रामानुजन है। तो किस तरह से वो सारा दिन, देखो कितना अभ्यास कार्य करते हैं। ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो 2 वर्ष बाद हुई। ठीक है। 2 वर्ष बाद हुई, जब उनके एक वरिष्ठ मित्र ने उन्हें जॉर्ज शुब्रिस्कार की सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स दिखाई। ठीक है। तो 15 वर्ष के, देखो 13 वर्ष के 2 साल बाद वो 15 का हो गया ना। 15 वर्ष के लड़के के लिए यह शीर्षक ही डरा देने वाला होना चाहिए था। अब देखो, हम ये जॉर्ज शुब्रिस्कार की क्या पुस्तक का नाम ही कितना मुश्किल लग रहा है ना। सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है। तो इसका नाम ही देखो कैसा है। तो इस शीर्षक से तो डर डर जाना चाहिए था। मगर रामानुजन कैसे थे? इसे पाकर भी वो बहुत प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, है ना। वे पुस्तक को घर ले गए और उसमें दिए प्रश्नों को सुलझाने में लग गए। उसमें जितने प्रश्न थे, लगे उनको सॉल्व करने, है ना, उनको सुलझाने लग गए। इस पुस्तक ने उनकी गणित की प्रतिभा को प्रेरित किया। ठीक है। अब गणित के बारे में उनके मस्तिष्क में इस तेजी से विचार आने लगे कि उन सबको लिखना भी कठिन हो गया। जो उनके दिमाग में, जो वो सोचते थे कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उसको वो फटाफट उतार भी तो लेते थे, नहीं तो बाद में दिमाग से निकल गया तो इतनी तीव्रता से, इतने फास्ट उनका दिमाग में वो विचार आने लगे। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उसको लिखना भी कठिन हो गया, इतने फास्ट उनके दिमाग में वो विचार चल रहे हैं। वे प्रश्नों को क्या करते थे, खुले पन्नों में, यानी कि पेजेस जो भी अलग अलग पड़े हुए पेजेस है उसमें लिख डालते थे, या स्लेट पर करते। ठीक है। प्रश्नों को खुले पन्नों में या स्लेट पर करते, और जो परिणाम आता ना, जो रिजल्ट, उसका मतलब क्या, ये इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए, उसको नोटबुक में लिखते। ठीक है। अब विदेश जाने से पहले उन्होंने 3 नोटबुक्स भर डाली थी। 3 नोटबुक्स क्या, वो भी पूरा परिणाम नहीं, केवल वहाँ तो परिणाम लिखते थे ना, बाकी जो वो सॉल्व करते थे, है ना, वो सब खुले पन्नों में होता था या फिर स्लेट पर करते थे। ठीक है। तो 3 नोटबुक्स उन्होंने भर डाली थी, और जो बाद में रामानुजन की फ्रेड नोटबुक के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है। फ्रेड नोटबुक के नाम से प्रसिद्ध हुई।
आजकल भी गणितज्ञ उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिससे उसमें दिए परिणामों को प्रमाणित या उनका खंडन कर सकें। खंडन होता है अप्रमाणित, यानी झूठा साबित करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, जो रामानुजन ने निकाला है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि क्रिटिसाइज तो होता ही है कहीं ना कहीं। तो वो इस तरह से उन्होंने क्या किया, आज भी जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं, गणितज्ञ हैं, वो लगे हुए हैं कि इस किताब में जो ये परिणाम दिया है इसको अप्रमाणित साबित कर सकें। यद्यपि 10वीं की परीक्षा में रामानुजन गणित में प्रथम श्रेणी में पास हुए, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, 10वीं की परीक्षा यानी 10th में रामानुजन गणित में प्रथम श्रेणी में पास हुए, यानी फर्स्ट क्लास नंबर लिए, और उन्हें सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति भी मिली। ठीक है, ये उनको स्कॉलरशिप मिली, सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम ये छात्रवृत्ति भी मिली। लेकिन कॉलेज में क्या हुआ, आर्ट्स प्रथम वर्ष में ही 2 बार असफल हुए। ठीक है, कॉलेज में उन्होंने आर्ट्स पढ़े, आर्ट्स में वो 2, ठीक है, आर्ट्स में पहले ही साल फर्स्ट ईयर में ही 2 बार असफल हुए, यानी फेल हो जाते थे। क्योंकि उन्होंने क्या रखा था विषय, इतिहास था, अंग्रेजी और शरीर विज्ञान पर ध्यान नहीं दिया था, केवल क्या करते थे, गणित ही पढ़ते रहते थे। अब एक सब्जेक्ट में पास होने से तो नहीं पास होंगे ना, सब में पास होना पड़ेगा, तभी तो आप पास होंगे, है ना। तो एक विषय कोई पढ़ लिया और उसमें पूरे में से पूरे नंबर ले आए, है ना। तो ये रामानुजन ऐसे ही करते थे, बाकी सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे और केवल मैथ में टॉप कर जाते थे। अब उनके पिता को बड़ी निराशा हुई, बेचारे बड़े दुखी हुए जब उन्होंने देखा कि रामानुजन सारा समय संख्याएं लिखते रहते हैं, है ना। सारे समय बस वो वैल्यूज लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, पिताजी को भी समझ नहीं आता था, और कुछ नहीं करते थे। सारा दिन वो कागज़ों पर केवल संख्याएं लिख रहे हैं, बस पता नहीं क्या करते जा रहे हैं। अब पिताजी ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि रामानुजन पागल हो गया है, ये तो सारा दिन यही लिखता रहता है, ये तो न बोलता न देखता न कुछ और करता ही नहीं है। अब उसका पागलपन हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, पिताजी ने ज़बरदस्ती बेटे का विवाह कर दिया। उन्होंने कहा ये पागल हो गया, इसकी अभी शादी कर देंगे तो शायद दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और उनकी पत्नी के रूप में उन्हें 8 वर्ष की बालिका जानकी को चुना, 8 साल की बच्ची, ठीक है, और उसका नाम था जानकी। ठीक है, तो रामानुजन की पत्नी कौन होगी, 8 वर्ष की बालिका जानकी को चुना गया। अब रामानुजन जो थे नौकरी की फिराक में रहने लगे। क्यों, नौकरी क्यों चाहिए, नौकरी चाहिए क्योंकि अब तो सिर पर जिम्मेदारी आ गई थोड़ी सी। उन्होंने केवल रोटी के लिए ही रुपया नहीं चाहिए था, उन्हें केवल रोटी के लिए थोड़ा ना पैसे चाहिए थे, गणित के प्रश्न हल करने के लिए कागजों के लिए भी पैसा चाहिए था। अब पेपर, कॉपी, कागज, ये सब भी तो चाहिए। वो तो इतना ज़्यादा लिखते थे, इतनी संख्याएं लिखते थे पूरा दिन। हर महीने उन्हें 2000 कागज चाहिए होते थे, 2000 कागज केवल मैथमेटिक्स करने के लिए, बाकी सब्जेक्ट थोड़ी बात कर रहे हैं, केवल गणित के सवाल हल करने के लिए उन्हें 2000, ठीक है, हर महीने में, एक महीने में उनके 2000 कागज खत्म हो जाते थे। रामानुजन सड़क पर पड़े कागज के टुकड़ों का भी प्रयोग करने लगे, क्योंकि अब उन्हें वैल्यू पता चल गई, अब कागज कहाँ से ले, पैसे है नहीं, नौकरी करनी पड़ेगी। अब जितने अगर उनको रास्ते में भी पड़े कागज मिलते थे उनको भी उठा लेते थे, उनका भी प्रयोग कर लेते थे। और कभी कभी क्या करते थे, कभी कभी तो वे उसी कागज पर जिस पर पहले से लिखा होता लाल स्याही से लिखने लगते, और मैले कुचैले और बिखरे बालों के साथ वे दफ्तरों में जाते और कहते कि उन्हें गणित आता है और वे क्लर्क का काम कर सकते हैं। पहली बात देखिए, उनको एक महीने में 2000 कागज़ चाहिए होते थे। दूसरी बात, अब कागज़ का सदुपयोग क्या है, वो बाहर पड़े कागज़ों को भी उठा लेते थे, उन टुकड़ों पर भी लिख लेते थे। कई बार कागज़ का उपयोग क्या करते थे, एक बार एक स्याही से लिख दिया ना, दूसरी बार दूसरी स्याही से लिख दिया, तो उनको तो याद रहेगा ना कि अभी लाल वाली से लिखा मैंने, पहले नीली से लिखा था, अब लाल से लिखा। तो वैसे भी वो उसका सदुपयोग कर लेते थे, है ना। ऐसे थोड़ी ना कि पेज के कागज़, कॉपी के कागज़ फाड़े और फेंक दिए, है ना, जैसे आप लोग कर देते हैं कई बार,
दुरुपयोग करते हैं, है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो अब उन्होंने क्या किया, मैले कुचैले कपड़े, और उनको उसका थोड़ी ध्यान रहता था कि क्या तैयार होना है, क्या है, बिखरे बाल, और ऐसे ही दफ्तरों में चले जाते, है ना, और वहाँ जाकर कहते कि उन्हें गणित आता है। अब ऐसे तो कोई मानता नहीं है ना, सबको क्या चाहिए होता है, डिग्री चाहिए होती है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब उनके पास तो वो कुछ था नहीं, और वे क्लर्क का काम कर सकते हैं। एक क्लर्क के काम के लिए देखिए वो किस तरह से जगह जगह पर भटक रहे हैं, दफ्तरों में जाते हैं, मैले कुचैले कपड़े होते हैं उनका, क्योंकि सारा ध्यान तो उनका पढ़ाई की तरफ होता था, ये मैथ्स करने में, गणित करने में होता था। ठीक है, वे अपनी फटी पुरानी कॉपियाँ भी दिखाते कि देखो मेरा मैथ्स कितना अच्छा है, मेरा गणित कितना अच्छा है, लेकिन कोई भी कॉपियों में क्या लिखा है समझ ही नहीं पाता था। अब क्या समझ में आना उनकी कॉपियों में लिखा क्या है, और उनका प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर देता था। ठीक है, प्रार्थना पत्र मतलब जो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी होती है ना कि आवेदन कि मुझे नौकरी पे रख लीजिए या कुछ, तो वो सब बेचारे इनकार कर देते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, सौभाग्य से उन्हें एक बार ऐसा व्यक्ति मिला जो उनकी नोटबुक से बड़ा प्रभावित हुआ। मतलब इतना घूमने फिरने के बाद एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति उनको मिल गया जो उनकी नोटबुक से बड़ा प्रभावित हुआ। वह व्यक्ति मद्रास पोर्ट ट्रस्ट का निर्देशक फ्रांसिस स्प्रिंग था। ठीक है, और उसने उन्हें लिपिक के पद पर 25 रुपये प्रति मास के वेतन पर रख लिया। लिपिक के पद पर, ठीक है, टाइपिस्ट, वो लिखने का काम, टाइपिंग का काम, ये सब काम जो है उन्होंने 25 रुपये, मतलब एक मंथली जो उनकी तनख्वाह थी वो 25 रुपये, ठीक है, उस पर उन्होंने रख लिया। अब इसके बाद कुछ अध्यापक और शिक्षा शास्त्री भी रामानुजन के काम में दिलचस्पी लेने लगे। ठीक है, और उन्होंने इन्हें शोध शिक्षावृत्ति दिलाने का प्रयास किया। अब ये अध्यापक और शिक्षा शास्त्री भी उनके साथ जुड़ने लगे धीरे धीरे, अब उनके साथ जुड़े और ज़्यादा, तो वो उन्होंने उनको शिक्षावृत्ति दिलवाई। ठीक है, शोध शिक्षावृत्ति होती है वो दिलाई उनको। और 1 मई 1913 को चेन्नई यानी मद्रास की बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय ने रामानुजन को 75 रुपये की शिक्षावृत्ति दे दी। 75 की शिक्षावृत्ति दे दी। यद्यपि उनके पास कोई डिग्री भी नहीं थी, लेकिन वो उनकी प्रतिभा को पहचान गए थे, इसलिए उनको दे दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखिए कितना कुछ हमने सीखा इनसे, कागज़ का सदुपयोग करें। ठीक है, और ठीक है, जो पढ़ाई में जिस विषय में आपका मन लगता है वो तो पढ़ना ही होता है, साथ साथ में अन्य विषयों पर को भी पढ़ना होता है, नहीं तो रामानुजन की तरह फिर एक ही विषय में टॉप करेंगे, बाकी में फ्लॉप हो जाएंगे, है ना। तो चलिए, कितनी अच्छी अच्छी बातें हम इनसे सीख रहे हैं, कैसे इन्होंने संघर्ष किया और कैसे ये देखना आगे, अब कैसे ये अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, इसको हम जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।